नमस्कार। हम सब न्याय चाहते हैं, पर ये होता क्या है असल में? हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिसे महसूस तो सब करते हैं, पर शायद परिभाषित करना मुश्किल है। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा में हम सामाजिक न्याय के विचार को जरा समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत हैं, उनके आधार पर देखेंगे कि न्याय के कौन-कौन से सिद्धांत हैं और एक न्यायपूर्ण समाज बनाने में क्या बहसें हैं, क्या चुनौतियां आती हैं। सही। तो हमारा लक्ष्य क्या है इस चर्चा का? यही समझना कि एक ठीक-ठाक न्याय वाला समाज कैसा दिखता है। हाँ, और इससे जुड़े अलग-अलग नजरिए क्या हैं, बहसें क्या हैं, मतलब समाज में चीजों का, जिम्मेदारियों का बंटवारा कैसे हो, ये किसी भी समाज के लिए बहुत बहुत बुनियादी सवाल है। चलिए, तो थोड़ी सी इतिहास की बात करते हैं। ये न्याय का आइडिया नया तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत पुराना है। जैसे प्राचीन भारत में इसे धर्म और राजा के कर्तव्य से जोड़ा गया। हाँ, और चीन में कन्फ्यूशियस ने भी कहा कि शासक की जिम्मेदारी है कि वो अच्छे को इनाम दे, बुरे को सजा। और यूनान में प्लेटो की द रिपब्लिक तो है ही, उसमें तो इस पर जोरदार बहस मिलती है। सही कहा। उसमें सुकरात अपने दोस्तों से बहस करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई अन्याय करना, चीटिंग करना ज्यादा फायदेमंद है। लोग ऐसे ही आगे बढ़ते। हाँ, ये सुनने में तो आता है। लेकिन सुकरात का तर्क था कि सोचो, अगर सभी ऐसा करने लगे तो समाज तो टिक ही नहीं पाएगा, किसी का फायदा नहीं होगा उसमें। ये बात तो सोचने वाली है। तो लंबे समय में देखें तो न्याय के रास्ते पर चलना, कानूनों का पालन करना, इसी में सबका भला है। ये दलील तो आज भी उतनी ही रेलेवेंट लगती है ना? बिल्कुल। और सुकरात ने एक और जरूरी बात कही थी। हाँ, क्या? कि न्याय का मतलब सिर्फ ये नहीं कि अपने दोस्तों का भला करो और दुश्मनों का बुरा। अच्छा। नहीं, बल्कि सभी लोगों की भलाई देखना है। जैसे डॉक्टर हर मरीज का इलाज करता है, वैसे ही न्याय सबको मिलना चाहिए। तो मतलब हर किसी को उसका वाजिब हिस्सा, उसका ड्यू मिलना चाहिए। ये है आइडिया। हाँ, यही। और इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए बाद में दार्शनिक इमैनुअल कांट ने कहा कि हर इंसान की अपनी एक गरिमा है, एक डिग्निटी है। इसलिए न्याय ये मांग करता है कि सबको अपनी प्रतिभा निखारने और अपने लक्ष्य पाने के लिए बराबर मौके मिलने चाहिए। यानी हर व्यक्ति को एक तरह से कहें तो समान महत्व देना होगा। एग्जैक्टली, समान महत्व। अच्छा, तो यहीं से क्या हम कह सकते हैं कि आज की बहस के जो मुख्य सिद्धांत है वो निकलते हैं? हाँ, बिल्कुल। 3 मुख्य सिद्धांत उभर कर आते हैं। पहला वाला तो काफी सीधा लगता है, समान लोगों के साथ समान बर्ताव। हाँ, मतलब क्योंकि हम सब इंसान हैं तो हमें जीवन, आजादी, वोट देने का अधिकार, ये सब बुनियादी चीजें बराबर मिलनी चाहिए। निश्चित रूप से। और इसका मतलब ये भी है कि किसी के साथ उसकी जाति या धर्म, लिंग, क्लास, इसके आधार पर कोई भेदभाव न हो। काम का मूल्यांकन काम से हो, पहचान से नहीं। बिल्कुल। जैसे अगर 2 लोग, चाहे किसी भी जाति के हों, एक ही काम कर रहे हैं, मान लीजिए पत्थर तोड़ रहे हैं। या पिज्जा डिलीवरी कर रहे हैं। हाँ, तो उन्हें बराबर पैसे मिलने चाहिए। या जैसे पुरुष और महिला शिक्षक को समान वेतन। ठीक है, ये हुई समानता की बात। पर क्या हर सिचुएशन में बस सबको बिल्कुल एक जैसा मान लेना ही न्याय है? मतलब सोचिए, अगर क्लास में कोई प्रोजेक्ट है, कुछ ने बहुत मेहनत की, कुछ ने कम, तो क्या सबको बराबर ग्रेड देना ठीक होगा? नहीं नहीं, वो तो अन्याय होगा। आप बिल्कुल सही मुद्दे पर आ रहे हैं। तो यही पर न्याय का दूसरा सिद्धांत आता है, आनुपातिक न्याय। प्रोपोर्शनल जस्टिस। आनुपातिक न्याय मतलब ये कि लोगों को उनके प्रयास, उनके स्किल या मान लीजिए काम में जो जोखिम उठाया है, उसके अनुपात में, उसके प्रोपोर्शन में रिवॉर्ड मिलना चाहिए। अच्छा। यानी अलग अलग काम या अलग अलग योगदान के लिए अलग अलग नतीजा मिलना, वो न्याय संगत हो सकता है। तो मतलब जो ज्यादा मेहनत करे या जिसके काम में ज्यादा स्किल लगे, उसे ज्यादा मिलना ठीक है? ये तो लॉजिकल लगता है। हाँ, लगता तो है, लेकिन हमारे स्रोत ये भी बताते हैं कि असल दुनिया में ऐसा हमेशा होता नहीं है। कैसे? कई बहुत जरूरी और जोखिम भरे काम है, जैसे खदान में काम करने वाले मजदूर या बहुत कुशल कारीगर। पुलिसकर्मी भी? हाँ, पुलिसकर्मी। उन्हें हमेशा उनके काम के अनुपात में वैसा मुआवजा या सम्मान नहीं मिलता जो शायद मिलना चाहिए। ये तो एक बहुत बड़ी सामाजिक चुनौती है फिर। बिल्कुल। आनुपातिकता का सिद्धांत लागू करना इतना आसान नहीं है। और यहीं पर तीसरा सिद्धांत आता है, जो शायद इन दोनों में एक बैलेंस बनाने में मदद करता है। अच्छा, वो तीसरा सिद्धांत क्या है? वो है विशेष जरूरतों का
विशेष ख्याल रखना। विशेष जरूरतें जैसे मान लीजिए किसी को कोई शारीरिक अक्षमता है, या कोई बहुत बुजुर्ग है, या किसी को अच्छी शिक्षा या स्वास्थ्य की सुविधाएं बचपन से नहीं मिली। तो जब आप समाज में पारिश्रमिक या जिम्मेदारियां बांट रहे हैं, तो इन खास जरूरतों का ध्यान रखना, इसे भी सामाजिक न्याय बढ़ाने का एक तरीका माना जाता है। तो क्या ये पहले सिद्धांत के खिलाफ नहीं जाता? मतलब समान बर्ताव वाले सिद्धांत के? नहीं, देखा जाए तो ये उसका खंडन नहीं है, बल्कि उसी का एक विस्तार है। कैसे? देखिए, समान बर्ताव का मतलब ही है कि जो लोग महत्वपूर्ण मामलों में समान नहीं हैं, उनके साथ शायद अलग तरह से व्यवहार करना पड़े ताकि नतीजा न्यायपूर्ण हो। अच्छा, उदाहरण दे सकती हैं? हाँ, जैसे स्रोत में उदाहरण है कि कोई दृष्टिहीन छात्र है तो उसे परीक्षा में शायद थोड़ा ज्यादा समय देना, ये विशेष जरूरत का ध्यान रखना हुआ। ठीक है। या भारत के संदर्भ में सोचें तो अनुसूचित जातियों या जनजातियों के लिए सरकारी नौकरियों या शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान। हाँ, इसके पीछे सोच यही है कि क्योंकि ऐतिहासिक रूप से सामाजिक भेदभाव ने उनके अवसरों तक पहुंच को बहुत सीमित किया है, तो उन्हें एक लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए विशेष बर्ताव जरूरी है। समझ गया। तो ये 3 सिद्धांत हो गए, समान बर्ताव, आनुपातिकता और विशेष जरूरतें। लेकिन इनमें तालमेल बिठाना तो बहुत मुश्किल होगा सरकारों के लिए। हाँ, स्रोत भी यही कहते हैं, ये बहुत मुश्किल संतुलन है। क्यों? क्योंकि अगर आप सिर्फ योग्यता या आनुपातिकता पर बहुत ज्यादा जोर दें, तो वो लोग पीछे छूट सकते हैं जिन्हें शुरू से ही मतलब अच्छा पोषण या अच्छी शिक्षा जैसे मौके ही नहीं मिले। वो कैसे मुकाबला करेंगे? बात तो सही है। और अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराएं हैं, कोई एक सिद्धांत पर ज्यादा जोर देता है, कोई दूसरे पर। इसी से फिर नीतियों पर बहस होती है। तो यहीं पर वो वितरणात्मक न्याय का सवाल आता है ना? बिल्कुल। मतलब समाज में सिर्फ कानून का निष्पक्ष होना काफी नहीं है, बल्कि जो चीजें हैं, संसाधन हैं, मौके हैं, उनका बंटवारा भी न्यायपूर्ण तरीके से होना चाहिए, चाहे वो देशों के बीच हो या एक ही समाज के अंदर। और अगर समाज में बहुत ज्यादा ऊंच नीच है, मतलब आर्थिक असमानता बहुत ज्यादा है, तो स्रोत कहते हैं कि हाँ, ऐसी गंभीर सामाजिक आर्थिक असमानताओं को कम करने के लिए शायद संसाधनों का कुछ हद तक पुनर्वितरण मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन जरूरी हो सकता है, ताकि सबको जिंदगी जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कम से कम एक समतल धरातल, एक लेवल प्लेइंग फील्ड तो मिले। भारत में जैसे छुआछूत खत्म करना या भूमि सुधार, ये इसी सोच के उदाहरण है। हाँ, उन्हें इसी दिशा में उठाए गए कदम माना जा सकता है। लेकिन ये कैसे तय हो कि न्यायपूर्ण नियम क्या हैं? कौन तय करेगा? यहीं पर जॉन रॉल्स का विचार आता है। सही कह रहा हूं? वो अज्ञानता का आवरण। हाँ, जॉन रॉल्स, उनका विचार बहुत प्रभावशाली रहा है इस क्षेत्र में। उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प विचार प्रयोग दिया। क्या था वो? उन्होंने कहा, कल्पना कीजिए कि हम सबको मिलकर एक समाज के नियम बनाने हैं, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त? शर्त यह है कि हमें ये बिल्कुल नहीं पता कि उस समाज में हमारी अपनी जगह क्या होगी। हम अमीर होंगे या गरीब, किस जाति के होंगे, किस लिंग के, हमारी ताकत क्या होगी, कमजोरी क्या होगी, कुछ नहीं पता। बाप रे, बिल्कुल अंधेरे में तीर चलाना हुआ ये तो। इसे ही वो अज्ञानता का आवरण, वेल ऑफ इग्नोरेंस कहते हैं। हाँ, यही तो। रॉल्स पूछते हैं कि अगर आप इस अज्ञानता के आवरण के पीछे हों, तो आप कैसे नियम चुनेंगे? सोचने वाली बात है। अगर मुझे पता ही नहीं कि मैं कौन होऊंगा या होंगी, तो रॉल्स का तर्क है कि ऐसी हालत में हर समझदार इंसान जो अपना भला चाहता है, हाँ, वो तो सब चाहते हैं, वो ऐसे नियम चुनेगा जो समाज के सबसे कमजोर, सबसे कम सुविधा वाले तबके के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो। क्यों? क्योंकि आपको डर रहेगा कि कहीं आप खुद ही उस सबसे बुरी स्थिति में ना हो, तो आप चाहेंगे कि उस स्थिति में भी गुजारा लायक व्यवस्था हो। अच्छा, तो ये अपने डर से पैदा हुआ न्याय है। एक तरह से कह सकते हैं। आप ये सुनिश्चित करना चाहेंगे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रहने की जगह जैसी जो बुनियादी जरूरी चीजें हैं वो सबको मिले। तो रॉल्स के हिसाब से ये जो निष्पक्षता है, ये किसी दया या परोपकार से नहीं आती, नहीं, बल्कि ये एक तरह के विवेकपूर्ण स्वार्थ, रैशनल सेल्फ इंटरेस्ट से आती है। बिल्कुल। इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रतिभाशाली लोगों को आगे बढ़ने से रोक देंगे, क्योंकि क्या पता आप ही वो हों। हाँ, ये भी है। लेकिन नीतियां ऐसी बनेंगी जिनसे पूरा समाज ऊपर उठे, और खासकर वो लोग जो सबसे नीचे हैं।
रॉल्स का सिद्धांत मूल रूप से यही कहता है कि असली न्याय वो है जो सबसे कमजोर की स्थिति को बेहतर करे। ये न्यूनतम सुविधाओं को सुनिश्चित करने के पक्ष में एक मजबूत तर्क देता है। हाँ, देता है। तो अगर हम इन सब सिद्धांतों को मिलाएं, समान बर्ताव, आनुपातिक न्याय, विशेष जरूरतें और रॉल्स का ये अज्ञानता का आवरण वाला विचार, तो एक न्यायपूर्ण समाज दिखेगा कैसा? स्रोतों के अनुसार एक न्यायपूर्ण समाज शायद वो होगा जहां ऐसा ना हो कि एक तरफ तो बेहिसाब दौलत और ताकत हो और दूसरी तरफ बहुत ज्यादा गरीबी और लाचारी, और ये खाई बहुत गहरी और स्थायी हो। मतलब जहां मेहनत करने वाले गरीब लोगों को भी अपनी हालत सुधारने का कोई वास्तविक मौका मिले। हाँ, और जहां सबको कम से कम कुछ बुनियादी चीजें जरूर मिलें। क्या है वो बुनियादी चीजें? जैसे ठीक-ठाक स्वास्थ्य सेवाएं, जीने के लिए सुरक्षा, अपनी प्रतिभा को निखारने के मौके और अवसरों की समानता, ये न्यूनतम चीजें। डॉक्टर अंबेडकर का भी जिक्र है स्रोत में। हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि न्यायपूर्ण समाज वो है जहां परस्पर सम्मान की भावना बढ़ती है और अपमान की भावना घटती है। बहुत गहरी बात है ये। वाकई। लेकिन ये न्यूनतम बुनियादी जरूरतें क्या हैं? क्या इसका कोई पैमाना है? कौन तय करता है? हाँ, सरकारें और WHO जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन कोशिश करते हैं इन्हें परिभाषित करने की। इसमें आमतौर पर पोषण, घर, साफ पानी, शिक्षा, एक न्यूनतम आय, ये सब चीजें गिनी जाती हैं। और जिम्मेदारी किसकी है ये मुहैया कराने की? माना जाता है कि एक लोकतांत्रिक सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने नागरिकों को ये न्यूनतम स्तर सुनिश्चित करे। लेकिन भारत जैसे देश में जहां इतनी बड़ी आबादी है, संसाधन सीमित हैं, ये तो सरकार पर बहुत बड़ा बोझ होगा। हाँ, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, इसमें कोई शक नहीं। और यहीं पर शायद वो बड़ी बहस आती है कि ये जरूरतें पूरी कैसे हों? क्या मुक्त बाजार से या राज्य के हस्तक्षेप से? हाँ, ये एक क्लासिक बहस है। स्रोत इस पर दोनों पक्षों की बात रखते हैं। तो मुक्त बाजार वाले क्या कहते हैं? उनके समर्थक कहते हैं कि व्यक्तियों को पूरी आज़ादी होनी चाहिए अपनी संपत्ति बनाने की, दूसरों के साथ समझौते करने की, मुनाफे के लिए एक दूसरे से मुकाबला करने की, सरकार का दखल कम से कम हो। और उनका मानना है कि इससे न्याय कैसे होगा? उनका तर्क है कि बाजार खुद ही योग्यता और प्रतिभा के हिसाब से चीजों का सही बंटवारा कर देगा। बाजार ये नहीं देखता कि कौन किस जाति का है या किस धर्म का। और ग्राहकों को भी फायदा होता है? हाँ, कहते हैं कि इससे उपभोक्ताओं को ज्यादा विकल्प मिलते हैं, बेहतर क्वालिटी मिलती है। लेकिन क्या सारे मुक्त बाजार के समर्थक यही मानते हैं कि सरकार का कोई रोल ही नहीं है? नहीं, कुछ लोग मानते हैं कि हाँ, सरकार को एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करना चाहिए, लेकिन स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी सेवाओं के लिए वो बाजार को ही, मतलब निजी एजेंसियों को बेहतर मानते हैं। बस सरकार लोगों को इतना सक्षम बना दे कि वो ये सेवाएं खरीद सकें। अच्छा, लेकिन इसकी आलोचना भी होती होगी। जो राज्य के हस्तक्षेप के हिमायती हैं वो क्या कहते हैं? हाँ, आलोचक कहते हैं कि भाई बाजार हमेशा उन लोगों का पक्ष लेता है जिनके पास पहले से पैसा और पहुंच है। वो बराबरी का मौका नहीं देता। कैसे? वो तर्क देते हैं कि जो जरूरी सेवाएं हैं, जैसे अच्छी क्वालिटी की शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा, अगर वो बहुत मुनाफे वाली ना हो तो निजी कंपनियां उन्हें क्यों देंगी, खासकर दूर दराज के इलाकों में या गरीबों के लिए। हाँ, ये तो है। कोई कंपनी घाटे में स्कूल या अस्पताल क्यों चलाएगी? और अगर चलाती भी है तो हो सकता है वो इतनी महंगी हो कि गरीब आदमी उन तक पहुंच ही ना पाए, भले ही क्वालिटी अच्छी हो। तो नतीजा क्या होगा? नतीजा ये हो सकता है कि कमजोर और सुविधाहीन लोगों के लिए अवसर बढ़ने की बजाय और कम हो जाए, खाई और बढ़ जाए। तो फिर समाधान क्या है? इसीलिए कई लोग ये तर्क देते हैं कि सामाजिक न्याय के लिए जरूरी है कि राज्य यानी सरकार आगे बढ़कर ये सुनिश्चित करे कि हर नागरिक तक बुनियादी सुविधाएं जरूर पहुंचे। तो मतलब बहस इस बात पर है कि सबको बराबरी का मौका देने के लिए ज्यादा जरूरी क्या है, बाजार की आजादी या सरकार का दखल? हाँ, मोटे तौर पर यही केंद्रीय बहस है और दोनों तरफ मजबूत तर्क हैं। ये कोई आसान सवाल नहीं है जिसका एक सीधा जवाब हो। सही कहा। और एक लोकतांत्रिक समाज में इस तरह की असहमतियां होना तो स्वाभाविक है ना? ना सिर्फ स्वाभाविक बल्कि जरूरी भी है, फायदेमंद है। फायदेमंद कैसे? क्योंकि इसी बहस और संवाद से हम अलग अलग नजरियों को ठीक से समझ पाते हैं, उनकी जांच परख होती है और फिर हम शायद मिलकर कोई बेहतर रास्ता निकाल पाते हैं। राजनीति एक तरह से इसी प्रक्रिया का नाम है, असहमतियों के बीच से आम सहमति की ओर बढ़ना। हमारे देश में भी
जैसा स्रोत बताते हैं, सामाजिक और आर्थिक असमानताएं बहुत गहरी हैं। उन्हें कम करने के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हाँ बिल्कुल। और इसीलिए न्याय के इन अलग अलग सिद्धांतों को समझना ये हमें मदद करता है कि हम इन मुद्दों पर और गहराई से और समझदारी से सोच सकें, बहस कर सकें और शायद किसी बेहतर समाधान की तरफ बढ़ सकें। उम्मीद तो यही है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि न्याय ये काफी जटिल पहेली है। इसमें समानता, आनुपातिकता यानी मेहनत का फल और विशेष जरूरतों का ध्यान रखना, इन सबको एक साथ साधना पड़ता है। हाँ, और इसे हासिल करने के रास्ते में अक्सर ये बाजार की आज़ादी और सरकारी जिम्मेदारी के बीच की कशमकश सामने आती है। सबसे बड़ा सवाल शायद यही है कि इन दोनों के बीच वो सही संतुलन कैसे मिले। हाँ, एक ऐसा संतुलन जो सभी के लिए कम से कम बुनियादी कल्याण और आगे बढ़ने के मौके सुनिश्चित कर सके, ताकि समाज सच में धीरे धीरे ही सही ज्यादा न्यायपूर्ण बन सके। ये चर्चा वाकई काफी कुछ सोचने को देती है। श्रोताओं के लिए भी एक विचार छोड़ते हैं। जरूर। सोचिए कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में, हमारे आसपास न्याय के ये अलग अलग सिद्धांत कहाँ दिखते हैं? क्या हमारे समाज की जो व्यवस्थाएं हैं वो इन अलग अलग दावों में सबको बराबर मानने, मेहनत का इनाम देने और जरूरतमंद का ख्याल रखने में कोई संतुलन बना पाती हैं? या फिर रॉल्स के उस अज्ञानता के पर्दे के पीछे जाकर सोचिए। हाँ, अगर आज हमें अपने समाज के नियम फिर से बनाने हों और हमें पता ना हो कि हम खुद उस समाज में कहाँ होंगे, तो हम कैसे नियम बनाना पसंद करेंगे? क्या चाहेंगे हम?